आज तारीख है 22 मार्च 2022 और समय हो गया है 05:16 AM। मैंने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में रेहाम खान जी से कुछ सवाल पूछे, 5 सवाल, और उन्हीं सवालों का जवाब जो है रेहाम खान जी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मोहम्मद मरियम नवाज शरीफ जी, आपसे भी संबंधित कुछ सवाल मैं पहले लिख लेता हूँ और 5 सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। आपने शायद मीडिया लॉबी को अपने घर के आगे खड़ा हुआ एक ऐसा मजलूम समझा है जो पॉलिटिकल लीडर्स के इशारों पे नाचता है। यह आपकी गलतफहमी है। आपने पहले मेरे से कहा कि आप इस तरह का सवाल मत पूछिएगा, फिर आपने ये कहा कि आप किस हैसियत से ये सवाल करेंगे। तो मैडम, हैसियत बहुत बड़ा शब्द होता है। मैं अपनी हैसियत खैर क्या बताऊं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, पहली नज़र में जो हैसियत शब्द समझ में आता है वो यह है कि वर्थ, पैसे से। तो मैं छोटा सा हिंट देना चाहूँगा। भारत में टोटल न्यूज़ से मैं सर्टिफाइड हूँ और टोटल न्यूज़ का ओनर भी हूँ। और दूसरा, इंडिया टुडे ग्रुप का ओनर मैं ही हूँ मैडम, और सर्टिफाइड भी हूँ। और इंटरनेशनली, क्योंकि आप भारत से बाहर के क्षेत्र से हैं और एक देश में हैं, तो मैं यू रिपोर्टर सर्टिफाइड हूँ मैडम। मेरा नाम हितेश मंडल है और ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1 है। सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंडर माना गया हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप शायद जानती भी हैं, पर बहुत समय से मैं आपको मीडिया में मैं बहुत क्लोजली वॉच किया है। मैंने आपको, आपकी स्पीचेस, आपके कोर्ट हियरिंग्स, आपके रिप्लाइज इन मीडिया, आपके लाइफस्टाइल, आपके पॉलिटिकल लिंक्स, इंटरनेशनल लिंक और बिहेवियर, यहाँ तक कि आपकी इंटरपोल फाइल्स भी मैंने स्टडी की है। सिर्फ इन 2 न्यूज़ चैनल के का ओनर होने की वजह से शायद हो सकता है कि मेरी हैसियत का अंदाज़ा आपको ना लगे, पर मैं आपको जवाब देता हूँ अब एक और। वो ये कि अगर पाकिस्तान के सारे मनी लैंडर्स भी अपना सारा पैसा एक बैंक में रखें या एक जगह इकट्ठा करें तो भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। शायद वो उस पैसे को दिखा करके भी जो है ना, मेरे बैंक बैलेंस का अकाउंट नहीं पता कर पाएंगे। जी हाँ। तो शायद आपने जो हैसियत वाला सवाल मुझसे किया हॉटलाइन पे, क्योंकि आपको पता लग गया कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ, तो आपने बिना देर करे ये कह दिया। तो मैंने अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेशन आपको बता दी है। रह गई बात इसकी कि मेरी एकेडमिक क्या है, तो मेरी एकेडमिक अगर आप पता करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स एंड सेलिब्रिटीज सब अपने आप को एसपीजी समझते हैं, तो मैडम मैं बॉर्न एसपीजी हूँ। मतलब आप लोग अपने अपने जीवन में जन्म लेने के बाद मेहनत करते हैं तो आप सेलिब्रिटी और पॉलिटिकल लीडर बनते हैं, पर मैं मैडम जन्म से ही जो है भारत क्षेत्र में प्रथम नेता माना गया हूँ। भारत के अंदर मैं सबसे बड़ा सेलिब्रिटी माना जाता हूँ। यहाँ तक कि विश्व में भी बिना मेरी सिग्निफिकेंस के कोई इंटरव्यू नहीं होता। यहाँ तक कि अगर आप इंटरव्यू स्क्रीन पे भी हैं तो मेरा कोई ना कोई पर्सन आपके साथ अगल बगल स्क्रीन पे ज़रूर होगा, वरना इंटरव्यू स्क्रीन नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पॉलिटिकल कैरियर या अपने
अ, एक ख़ानदानी मतलब जो आपके परिवार में चला आ रहा है, राजनीतिक एक मतलब फ्लो लाइन है कि आप वंश वंश के हिसाब से आप लोग पॉलिटिकल लीडर रहे हैं। और क्योंकि खुद नवाज शरीफ जी जो हैं वो पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके ऊपर भी पाकिस्तान में कई बार केसेस रजिस्टर्ड हुए और कई बार उनको पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों के कारण पाकिस्तान से बाहर रहना पड़ा है। मैं जानता हूं कि आप पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को आप देखती हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, पर हॉटलाइन पे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल शायद ठीक नहीं है। किस हैसियत से? तो मैं इससे पहले कुछ सवाल पूछूं तो मैं अपने इंट्रोडक्शन से आपको दे रहा हूं। आपके पाकिस्तान के अंदर मैडम थार कोलफील्ड का मालिक हूं मैडम। आपके पाकिस्तान में मैडम मैं बाइकोस कंपनी का मालिक हूं। यहाँ तक कि दुनिया न्यूज़, पाकिस्तान न्यूज़, समा टीवी, अल जज़ीरा और आपका डॉन न्यूज़, इन न्यूज़ चैनलों का मालिक हूँ, मीडिया हाउसेस का। मैं कभी भी मैडम अपनी पावर से या अपने पैसे को अपने टीममेट्स या अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को फोर्स नहीं करता हूँ कि आप कभी भी उस तरह की न्यूज़ दिखाएं जैसा मैं चाहता हूँ। ट्विटर हैंडल मेरा @हितेश1 है। बहुत ऑफेंसिव और बहुत अब्यूजिव हो, क्योंकि मैडम जिस प्रकार से आप हैं, आप भी नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, तो मैडम मैं भी जो है क्या कहते हैं एक बहुत बड़े बाप की बहुत बिगड़ी हुई औलाद हूँ। पर खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ से मैं एक और बात बताता हूँ मैडम। पूरे विश्व को संचालित करने वाला मीडिया हाउस टाइम मैगजीन का मालिक हूँ मैडम। पर काफ़ी समय से मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, तो इसलिए मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि शायद ये सवाल तय कर दें कि अब विश्व मीडिया में कौन लोग स्क्रीन पर रहेंगे और कौन नहीं। क्योंकि मीडिया हाउसेस मैडम इन नेताओं के घर के नौकर नहीं है। हम लोग अपने तरीके से काम करते हैं। बहुत से देशों में वॉर फ्रंट से न्यूज़ ला करके लोगों को दिखाना, जो कि पब्लिक के लिए तो एक तरह से एंटरटेनमेंट ही होता है। पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ रिपोर्टिंग करना और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से पैसे को बचा करके एक बड़ा मीडिया हाउस चलाना बहुत मुश्किल है। अदरवाइज़ पता नहीं कब कौन जो है गला काटने का ऑर्डर दे दे किसी भी प्रेस रिपोर्टर का। क्योंकि डैनियल पॉल की हत्या, जो कि खुद एक प्रेस रिपोर्टर था, पाकिस्तान के लिए और वहाँ की मीडिया हाउसेस के लिए एक खतरे की घंटी रहा। अब बात आती है मैडम मैं आपसे क्या सवाल करूं क्या नहीं। आज मेरा मन इसलिए हुआ क्योंकि आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि आप मीडिया हाउसेस से बहुत प्राउडली कह रही थी कि सवाल कीजिए सवाल। दुनिया न्यूज़ पे मैंने देखा अर्निंग के हिसाब से मैडम 13 ट्रिलियन 13 ट्रिलियंस पर सेकंड इनकम है मैडम मेरी। तो मेरे ख्याल से आपको शायद क्या कहते हैं अब इस बात की का तो जवाब मिल ही गया होगा कि मेरी हैसियत क्या है। एक्चुअली मैडम मैं इंटरव्यू लेने और देने के पैसे देता नहीं हूँ, और मैं उन
एडिटर इन चीफ्स में से नहीं हूँ जो कि किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने के लिए उनके आगे जा कर के रिक्वेस्ट भेजें, क्योंकि वो उनका एक पोलाइट नेचर है। मीडिया हाउसेस के लोग जितने पोलाइट होते हैं शायद ही कोई हो। पाकिस्तान के अंदर मैडम मेरी कितनी पावर है इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं इसका आपको बताता हूँ थोड़ा सा, आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा वर्ग है जिसको लगातार पाकिस्तान में ख़त्म करने के लिए ही रणनीतियां बनाई गई हैं, और वो है पाकिस्तान के हिंदूज़। तो क्योंकि 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान में 42% हिंदू थे और आज घट के सिर्फ मात्र 2% रह गए हैं। यहाँ मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैडम पूरे विश्व में इस प्रकार से किसी एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को ख़त्म करने की रणनीति चलाने वाले देश के सियासतदानों को मुझे अपनी हैसियत बताना ज़रूरी है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू किस प्रकार का जीवन जीते हैं इसका अंदाज़ा जो है शायद आपको है नहीं। खुद बालूचिस्तान के मामले में जिस प्रकार की रणनीति पाकिस्तान ने रखी और वहाँ की बैट बटालियन ने कि सरेआम रेड के नाम पे लोगों के घर के दरवाजे तोड़ के घुस जाते हैं और सबको मार के चले जाते हैं। तो मैडम मेरी हैसियत सिर्फ इतनी सी है कि मैं पाकिस्तान में वहाँ की 44% इकॉनमी पे कब्जा रखता हूँ मैडम। शायद आप मुझे पहले नोटिस किया होगा आपने, पर जो मैं आज आपको बता रहा हूँ आप पता कर सकती हैं। आपको जान के हैरानी होगी मैडम कि आपके पिताश्री नवाज शरीफ जी ने अपनी 94% असेट और प्रॉपर्टी हमें ही बेची। इसके पीछे कुछ कारण थे। उनके ऊपर जिस प्रकार की देनदारी या लेनदारी का हिसाब किताब था या जो कुछ भी था आपने पूछा नहीं। फिर वो उस पैसे को कहाँ ले गए हमें नहीं पता है, ना हम पूछते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर मेरा खुद 26 मिलियन US डॉलर पर मंथ का खर्चा बंधा हुआ है, मैं करता हूँ। मैं एक भारतीय हूँ, था और सदा रहूँगा। मैं सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू हूँ, था और रहूँगा। पर हाँ ये ज़रूर है मैडम कि जिस प्रकार से आप अपने देश में इस्लाम के वर्चस्व को लेके पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं मैडम, इसका जवाब आपको पोडियम पर ज़रूर देना चाहिए। मैं अपने सवालों की शुरुआत करूं तो मैं इससे पहले यह पूछना चाहूँगा आपसे, क्या हैसियत के हिसाब से जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, क्या यह आपके लिए ठीक है अभी तक, या और भी कुछ बताऊं? अगर नहीं तो मैं बता देता हूं मैडम आपको, जिस नेटो का दम आप लोग भरते हो ना पाकिस्तान में रह के और पाकिस्तान की आर्मी, मैडम मैं उस नेटो का ओनर हूँ। कहने मात्र से नहीं, बिल्कुल हूँ मैडम, बिल्कुल हूँ। 27 ट्रिलियन सालाना मैं नेटो के लिए असेट खरीदता हूँ मैडम। 10 अवतार कंपनी का मालिक हूँ जी। क्योंकि हो सकता है आपका नाम बहुत बड़ा है, आपको ऐसा लग रहा है
राजनीति में आप पाकिस्तान में उभरती हुई सेलिब्रिटी हैं। नाम बहुत बड़ा है आपका, मरियम नवाज। अगर सिर्फ मरियम होता तो शायद मैं ये हिमाकत कभी नहीं करता आपसे सवाल पूछने की। पर जैसे ही मरियम नवाज आ जाता है तो फिर आप एक साधारण सी राजनेता हैं जो अपने राजनीतिक कैरियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी आप पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन में हैं मैडम। हो सकता है आपने कुछ इलेक्शंस जीते हों, पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले पाकिस्तान में पोजीशन में बैठे को लोगों को हटाएं। अगर आप अभी ही अपने इंटरव्यू में इतना घमंड रखेंगे तो शायद जवाब देने वाला अगर मेरे जैसा मिल गया तो आपको जवाब मिल जाएगा। सामरिक शक्ति के अनुसार विश्व के 48 देशों की आर्मी को फंड मैं ही देता हूँ मैडम। वर्ल्ड बैंक में क्या हैसियत रखता हूँ ये आप रहने ही दीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी एक सेलिब्रिटी राइवल, जी माफ़ी चाहूँगा, शब्द शायद उच्चारण में थोड़ा सा लग रहा हो, सेलिब्रिटी राइवल, मैंने राइवल बोल दिया। सेलिब्रिटी राइवल रेहाम खान जी के कहने पे मैंने पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक का 750 बिलियन US डॉलर कर्जा मैंने दिया था मैडम। अब भी अगर आपको लगता हो कि मेरी हैसियत कम है तो बताएं। अब मैं आपसे अपना सवाल पूछना शुरू करूंगा। हो सके तो जवाब ज़रूर दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो ये सवाल मीडिया में एज इट इज़ रखे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मरियम नवाज जी, आ, मैंने आपको आपकी आपकी जो क्यूरीज थी उस हिसाब से मैंने आपको जवाब दिया है। और अब मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, मैंने आपसे सिर्फ 5 सवाल पूछने हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले से मैंने अपने सवाल लिखे हुए हैं, आप देख सकती हैं जी। और मेरा पहला सवाल है मरियम नवाज जी आपसे। वैसे तो बताया जाता है आपका नाम मरियम खान था और कुछ समय पहले आपका डिवोर्स हुआ, तो मैंने इसलिए यहाँ मरियम नवाज लिखा है। मेरा सवाल है आपसे, मरियम नवाज जी, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा कैसे और कहाँ तक हुई? क्या आपने अपनी शिक्षा अनुरूप ही राजनीतिक राह चुनी, या जनता के हालात पाकिस्तान में देखते हुए आपने राजनीतिक राह पकड़ी? अक्सर आप पाकिस्तान के हालात के लिए सत्ता पक्ष को दोष देती हैं, जबकि आपके पिता खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आज पाकिस्तान जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसके लिए पूर्व और और पिछली सरकारों को आप कितना जिम्मेदार मानती हैं? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है मरियम नवाज जी, क्योंकि मेरे अगले कुछ सवालों में इस सवाल का जो मैं आपसे कुछ आपको इसकी डिटेल बताता हूँ वो जुड़े हुए हैं थोड़ा सा। सत्ता पक्ष में कौन बैठा है मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं इस बात पर नहीं जाता हूँ। पर मैं यहाँ आपसे कुछ बातें जो पूछ रहा हूँ वो ये कि खुद नवाज शरीफ जी पाकिस्तान में बहुत कदावर नेता माने गए हैं। फिर क्या ऐसा कारण हुआ कि पाकिस्तान में एक नया व्यक्ति जो कभी क्रिकेट खेलता था
वो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के पद पे आया, जिसको खुद राजनीति की समझ नहीं थी, और सत्ता में आने के बाद वो व्यक्ति काफ़ी पॉपुलर हुआ, और उसने पाकिस्तान की पीढ़ियों से चली आ रही राजनीतिक शक्तियों को चुनौती दी। यहाँ तक कि उसने आते ही कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से पाकिस्तान के काफ़ी नामी ग्रामी लोगों को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। हालांकि विश्व की कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट उनके बारे में सही नहीं है, पर यहाँ मैं ये ज़रूर क्लियर करूँगा कि विश्व इंटेलिजेंस या वर्ल्ड इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो पाकिस्तान के बारे में भी सही नहीं है, क्योंकि अबोटाबाद में अलकायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन का एनकाउंटर रेड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी ने किया, जबकि खुद अ, अ, पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध काफ़ी अच्छे माने गए हैं। अब क्योंकि खुद एक ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान के अंदर कभी एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे बहुत फेमस रहा, फिर सडनली जब उन्होंने अपने कैरियर में स्पोर्ट्स कैरियर से संन्यास लिया, जब उन्होंने रिटायरमेंट ली, और काफ़ी समय तक वो अ, पाकिस्तान की जनता के बीच में एक राजनेता के तौर पे अपने आप को पॉपुलर करने में लगे और उसमें कामयाब हुए। और उन्होंने आते ही जो है पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा किया कि जिससे कि पाकिस्तान की जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया कि पाकिस्तान की संसद में वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रहे। यहाँ तक कि एक एक ऐसी स्टडी है जिसमें ये माना गया कि उनको पीपल्स चॉइस कहा गया। एज ए फेस वैल्यू पाकिस्तान में आपको उतारा गया, परंतु जब उन्होंने सत्ता संभाली तो खुद पाकिस्तान के अंदर जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनकी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिपोर्ट आप चाहें तो आप वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, वर्ल्ड बैंक, या खुद पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय से पता कर सकते हैं, या पाकिस्तान में जो फेडरल बैंक्स हैं उनसे पता कर सकते हैं आप। उनका एक स्टेटमेंट आया था जो वर्ल्ड लॉबी और कुछ ऐसे क्लब होल्डर्स हैं जो बहुत बड़े मनी लैंडर्स माने गए हैं, उनकी एक स्पेशल मीटिंग में उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो प्रधानमंत्री बन तो गए हैं पर देश के खजाने में पैसा नहीं है। ऐसा कब, क्यों और कैसे हुआ? पाकिस्तान कितने वर्षों में किस जगह पे होगा? हमने कभी आपके प्रेस इंटरव्यूज़ में इस बात के बारे में कोई आंकड़ा नहीं सुना कि आप पाकिस्तान का भविष्य किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक रिपब्लिक है। मुझे नहीं लगता कि एक इस्लामिक रिपब्लिक में जिहादीज आपको पोडियम पे देख के ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनको तो जो है एक महिला बुर्के में घर के अंदर ही अच्छी लगती है, जो मल्टीपल चाइल्ड्स जो है प्रोड्यूस करती रहे। यस, इट्स अ ट्रू, क्योंकि बिकॉज यू नो वेरी मच इस्लाम and you already gone through with the Islamic practice because you already recently get divorced, and your personal life is with the Pakistani police and ISI was very bad,
just because of Parvez Musharraf and other ones. We know, madam, because कुछ इंटेलिजेंस की समझ तो हम भी रखते हैं. Once Pakistani police arrest you and they tortured you with the first degree. Yes, and so many times you received a very harsh condition inside your family also because of you want to be a free women. Yeah, not woman. I'll have to say women, free women, because I myself also feel so, because women is on a podium. It's never a subject for us and for me also how much you feel freedom. But yes, whenever I saw a lady is on a podium, so it's give us as in a media houses because I own more than 90% media houses on earth. I feel very happy that yes, one more lady in Islamic world comes out and is speaking on a podium. So the question is in a very simple that you belongs to a family which is already holds a political life. Since your childhood, you definitely you saw a high class regime of a political leaders. What kind of life you lived already? Do you feel so? It's a very easy to be a politician, a women politician inside Pakistan, Islamic Republic of Pakistan. So this is the nature of my question is. That's why I ask you related to your birth. Do you feel so your other sisters and your brothers can enjoy the same as on a podium, or you are the only one from your family who is on a media, or your family is only promoting you only because of you are very much beautiful? Yes, you are. And if I count and if I rank the world's top most beautiful politicians upcoming or on a podium or in media, I feel so you comes in top 10. And because so many times recently I saw a video that you faced a very brutal attack inside the public. So why it was, I don't know, and who were they? Do you feel so that be a Muslim woman is a very easy to be on a podium like so many other celebrities face the same? Because once I go through to other name in from the Islamic world, because ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, is never they never feel happy to see you on a podium. Do you feel secure as a being in a politician, or are you happy to be select the same career as you join, or you feel so that it's a very hard to be a politician because already Banajir Bhutto gets uh, a death warrant and she received, and she was killed inside of Pakistan. Because we are in international media, it's really a study that upcoming and was a very shining star inside the Pakistan. A women politician was killed, and it was just only by a local youth, according to other reports. And secondly, that so many other women are also killed inside the Pakistan, like in a Kandil Bloch and what is happening inside the Islamic world, like in the Saudis and Syria, Yemen, Oman, and other things. And because once you come in a politics, and we definitely like to gives you our luck and best of luck to you if you're posing yourself as an next prime minister of Pakistan, definitely. But the scenario is, are you feel so? Are you feel so that inside the whatever is happening inside the Islam, the brutality against the women, are you capable to reduce it to zero? Can you neutralize it?
Now I'm saying the same word because I today earlier what neutralize. I would like to ask you, ma'am, do you feel so? Are you capable enough to neutralize the threat for women inside the Islam? So here my first question comes on, and I would like to hear answer from you. You listen my video and hope so you would like to answer me in very same manner. And because that on a Dunia News, your interview is on a 21 minute 37 second. Ji. Now my second question is, it's in very simple words. पाकिस्तान में बढ़ती हुई चीन की ताकत को आप किस तरह से कम करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान आज खर्चे के कारण कर्ज में डूब रहा है। देखिए, खुद मेरा मानना है, माफ़ी चाहूँगा, मेरा मानना है कि पाकिस्तान के अंदर चीन, जो कि खुद एक इस्लामिक नेशन नहीं है, और वहाँ की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, वो लोग मुस्लिम्स को पसंद भी नहीं करते हैं, वो इस्लाम्स के अगेंस्ट हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर चीन की बढ़ती हुई ताकत, गदावर एयरपोर्ट को बनाना, क्या वहाँ के क्या कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक पे खतरा है? क्योंकि चीन की आबादी जो है 230 करोड़ के लगभग है। क्या कहीं पाकिस्तान किसी मजबूरी का कारण तो ऐसा नहीं कर रहा है? क्योंकि खुद पाकिस्तान, माफ़ी चाहूँगा, खुद चीन के अंदर इस्लाम को जगह नहीं दी जाती है, और चीन के अंदर उइगर मुसलमानों के जो हालात हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या आप जब भी पाकिस्तान के अंदर एज ए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट या किसी आंसरेबल पोस्ट पे आती है पॉलिटिकल लॉबी के अंदर, पार्लियामेंट में, आपकी विदेश नीति किस प्रकार की होगी? क्या ऐसे में आप भारत के साथ संबंधों को बढ़ाना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि दोनों देशों के बीच में हम लोग व्यापारिक संबंध को बढ़ावा दे सकते हैं? क्या हम कुछ उन बातों को इग्नोर कर पाएंगे जो इतिहास में बीत चुकी है? क्या पाकिस्तान में, क्योंकि आपकी तरफ से भी हमने पोडियम पे अक्सर कश्मीर के बारे में सुना है, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार का कश्मीर आप पीओके बना रहे हैं वो विश्व में किसी को पसंद आएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो पॉलिसी है वो आतंकवाद के खिलाफ जो है, क्या कहते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। और ख़ुद जो है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ, माफ़ी चाहूँगा, ये आपके बाजवा साहब जो हैं, बाजवा साहब की तरफ से जो है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान के 9,000 स्पेशल एलिट कमांडोज को आईएसआईएस का कैंप खोलने के लिए पीओके में भेजा गया, जिसकी वजह से वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की यूएस नेवी सील ने रेड करी। ये इंटेलिजेंस में है, आईएसआईएस वालों से आप पूछ सकती हैं। अब मैं कहूँगा क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आईएसआईएस का नया हेडक्वार्टर बनवाने में खुद आपके पिता नवाज शरीफ जी का हाथ है। जी हाँ। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, पाकिस्तान की विदेश नीति, पाकिस्तान की आर्थिक नीति क्यों नहीं है? पाकिस्तान का अर्थशास्त्र मस्जिदों से होके क्यों जाता है? पाकिस्तान का अर्थशास्त्र जिहादियों से ही होके क्यों जाता है? पाकिस्तान का अर्थशास्त्र वहाँ की महिलाओं के लिए आज़ादी क्यों नहीं है? आपके ऊपर हुआ हमला, क्या हम इसको पाकिस्तान में फिर से महिलाओं की बढ़ती हुई ताकत को रोकने की कोशिश क्यों ना माने? क्योंकि मेरा मानना है कि आपके कारण से पाकिस्तान में ऐसी हजारों लाखों महिलाएं हैं, करोड़ों महिलाएं हैं, जिनको आपको देखने के बाद उनके मन में एक उम्मीद जागी है। खुद ऐसी बहुत सी न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, आपके बहुत से बिजनेस लेडीज़ हैं जो खुल के बिजनेस करने की इच्छा रखती हैं।
पर फिर अगेन वही जो है क्या कहते हैं आपका केस इतना ख़तरनाक है कि पाकिस्तान के अंदर आईएसआईएस की बढ़ती हुई ताकत, जी हाँ, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की बढ़ती हुई ताकत, और ख़ुद जो है क्या कहते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ऑफिस में अलकायदा के लोग आके इमरान खान साहब को धमकी दे के गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान धीरे धीरे जो है आतंकवाद की चपेट में आता जा रहा है? क्योंकि मैं तो आपके ऊपर हुए हमले को इसी नज़रों से देखता हूँ। कहीं 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 ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे देशों की विदेश नीति है जिनके कारण से पाकिस्तान जो है गर्त में जा रहा है? आपको नहीं लगता कि रूस के पास जा कर के इमरान खान का कश्मीर का राग अलापना पाकिस्तान की कमजोरी दिखाता है? यहाँ आकर के मेरा जो है दूसरा सवाल ख़त्म होता है। अब एक बात जरूर सामने आती है मरियम नवाज जी, आपने अपने जीवन में जिस प्रकार से राजनीतिक स्वरूप देखा है अपने घर परिवार में, आपकी स्टडी भी, आपका एक्सपीरियंस राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा है। क्या आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आपको दबाने की कोशिश की जा रही है? आपको नहीं लगता है कि खुद पाकिस्तान के अंदर आपको पोस्टर गर्ल के तौर पे इस्तेमाल करके नवाज शरीफ जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? मुझे तो ऐसे ही महसूस होता है। क्योंकि अगर हम मीडिया में हैं तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ना हमारा सबसे पहला काम होता है। सुबह सुबह हम लोग सबसे पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स पढ़ते हैं, उसके बाद न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले हम इंटेलिजेंस की इनपुट्स देखते हैं कि भाई कहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हो सकता है, किस तरह की लोग क्या 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 चीज़ राइज हो रहा है और क्या हट रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान खुद इस्लामिक नेशन है और यूक्रेन का विरोध करता है और रूस को सपोर्ट करता है। ये किस प्रकार की विदेश नीति है? कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं कुछ एक सवाल बहुत सीधे से पूछता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मरियम नवाज जी कि जिस प्रकार से आसिफ अली जरदारी साहब ने, हाँ बिल्कुल कहूँगा मैं ये बात, आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने अपने कैरियर को बढ़ावा देने के लिए बेनज़ीर भुट्टो की हत्या करवा दी? बिल्कुल है मैडम। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की हत्या आसिफ अली जरदारी साहब ने करवाने के बाद बिना देर करे पाकिस्तान में इमरजेंसी कॉल करी और ख़ुद पाकिस्तान के जो है क्या कहते हैं सर्वे सर्वा बन बैठे। क्या आपको ये खतरे की घंटी नहीं लगता है? यहाँ आकर के मेरा दूसरा सवाल ख़त्म होता है, शायद आप इस बात को समझ पाए। यहाँ से अब मैं पूछता हूँ आपसे मैडम तीसरे सवाल। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, मैं जानता हूँ आप हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं, आप सुन भी समझ भी सकते हैं। पाकिस्तान में आपका इस्तेमाल बताया जाता है कि सिर्फ पोस्टर गर्ल के तौर पे हो रहा है। मैंने कहा ना कि मेरे सवाल ज़्यादातर मिक्स हैं, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ आपकी राजनीतिक भविष्य के बारे में और राजनीतिक एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ सवालों को पूछना चाहूँगा। ठीक है। पाकिस्तान में आपका इस्तेमाल बताया जाता है कि पोस्टर गर्ल के तौर पे किया जा रहा है क्योंकि नवाज शरीफ जी खुद अपने आप को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, जबकि आप जिस प्रकार से मीडिया में दिखाई जा रही हैं, आप मीडिया में मुख्य रूप से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से बात रखती हैं। आपको वहाँ की जनता कहीं अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखने की गलती तो नहीं कर रही है? मैं आपको एक बात यहाँ पे एक इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। आप जानती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मालिक कौन है, ओनर कौन है? डेफिनेटली मैडम, आपका जवाब होगा नवाज शरीफ। आपको जान के हैरानी होगी, नहीं। आप अगर चेक करेंगी तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ओनर
उसका पूरा नाम है हितेश मंडल। और वो मैं ही हूँ मैडम। सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो यहाँ जो आपने एक बात पूछी थी हैसियत वाली, कि किस हैसियत से, तो आप देख सकती हैं। एक्चुअली मैडम क्या है कि आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स। रोज सिर्फ खरीदने का काम है। आपको जान के हैरानी होगी कि सिंध के अंदर सेनेटर शेरी रहमान क्रूड ऑयल रिफाइनरी सिंध प्रोजेक्ट मैं ही लगवा रहा हूँ मैडम। क्योंकि सेनेटर शेरी रहमान ने एक बार सेनेट के अंदर खड़े होकर के वहाँ की जनता के बारे में, सिंध के अपने क्षेत्र के बारे में कहा था कि वहाँ पे जो है गैस और ऑयल की काफ़ी शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कहा नहीं, उस मूड हो गया, मैंने प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दिया, बन रहा है। क्योंकि खुद पाकिस्तान के अंदर महिलाओं का भविष्य एक राजनीतिक कैरियर के तौर पे कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं। और एक तरफ आपकी सेलिब्रिटी राइवल रेहाम खान, जिन चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया है, बख्तावर भुट्टो, आसिफा, राबी पीरज़ादा जी, रेहाम खान एंड सो मैनी अदर। खुद आपकी ही पार्टी के अंदर मरियम औरंगजेब, मतलब ये इट्स वेरी हार्ड कि एक तो जिहादियों से आपको वैसे ही काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। क्योंकि आज एक ये इंटरव्यू के दौरान एक अजीब से ब्लास्ट की आवाज़ आई, वो एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस इट वाज अ थ्रेट। धमकी देने का एक तरीका होता है, और उसके बाद फिर इंटरनली जो है सो मैनी अदर वीमेंस आल्सो they are fighting for to be on a podium as an next prime minister of Pakistan। क्या आपको लगता है कि अगर आप लीक से थोड़ा सा हट के कुछ सवालों का मुंह अगर खोलते हैं, कुछ सवालों की आप झड़ी लगा दें, तो शायद आपके कैरियर को थोड़ा सा अलग बूस्ट मिले। यह आकर के मेरा तीसरा सवाल जो है ख़त्म होता है। जवाब का इंतज़ार रहेगा आपकी तरफ से। अब है चौथा सवाल। पाकिस्तान में बढ़ता हुआ जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद पाकिस्तान की महिलाओं और वहाँ की महिला सेलिब्रिटियों के लिए खतरा है। आपको नहीं लगता कि इसको कभी बदला नहीं जा सकता? खुद आप पे भी हमला हुआ है, खुद रावी पीरज़ादा पे 3 बार से ज़्यादा हमले हो चुके हैं। ये किस प्रकार की राजनीति पाकिस्तान में जन्म ले रही है? पुरुष प्रधानता इस्लाम के अंदर है, और धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर ये एक आतंकवाद है, पुरुष आतंकवाद क्यों ना कहा जाए इसको। बेनजीर भुट्टो की हत्या जरदारी द्वारा, आपके ऊपर हुआ हमला आप जानते हैं किसने करवाया? आपने कभी आईएसआई से रिपोर्ट मांगी? इमरान खान ने। इसके बाद रेहाम खान जी पे हमला,
क्या पाकिस्तान धीरे धीरे आतंकवाद की तरफ नहीं बढ़ रहा है? विश्व ने पाकिस्तान को आतंकवाद की लिस्ट में डाल दिया है, ये एक आतंकवादी देश है। यदि विश्व की सैन्य शक्ति पाकिस्तान को ख़त्म करने का मन बना ले तो आप उससे कैसे लड़ेंगे? यहाँ आकर के जो है मेरा चौथा सवाल ख़त्म होता है। मैं अब आपसे पांचवा सवाल पूछता हूँ। भारत में बढ़ता हुआ पाकिस्तान के प्रति विरोध, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की हत्या की, उनका सर काटा। यदि युद्ध हुआ तो, और आप प्रधानमंत्री हो तो आप क्या भारत पर परमाणु हथियारों का विकल्प सोचेंगी? क्योंकि युद्ध तो युद्ध है, टाला नहीं जा सकता। युद्ध होगा या नहीं होगा ये हम तय नहीं करते हैं, सामने वाला तय करता है। दिन ब दिन पाकिस्तान की तरफ से उकसावे की कार्रवाई, कभी पीओके में पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा आईएसआईएस के लिए का कैंप तैयार करना। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको लगता है कि जो मैं बात बता रहा हूं इसको आप फैक्ट चेक करना चाहती हैं तो मैं आपको एक नंबर बताऊंगा, आप फैक्ट चेक कर सकती हैं। फिर भारतीय सैनिकों के सर काटे जाना, पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव के मामले में ढिलाई बरतना और उसको उसके परिवार से मिलने ना देना। क्या स्पाई वर्ल्ड के अंदर इस प्रकार से राजनीतिक शक्ति का उतरना पाकिस्तान के ऊपर खतरे की घंटी नहीं है? खुद पाकिस्तान से 6 मिसाइलें, न्यूक्लियर मिसाइल चोरी हुई जो कि ईरान को बेची गई, और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को चलाने का जिम्मा पाकिस्तान ने लिया, जिसके कारण से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका काफी नाराज हुआ। इस्लामिक रिपब्लिक की तरफ बढ़ना, क्या पाकिस्तान खात्मे की तरफ नहीं जा रहा है? कि खुद आपने हमला झेला है। यहां आकर के मेरा पांचवा सवाल खत्म होता है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल जो है आपके टेबल पे पहुंच भी जाएंगे, वीडियो जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हितेश मंडल है, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। मेरी ट्यूब्स हैं, हाँ मेरी ट्यूब्स भी हैं। ट्यूब्स का मतलब यूट्यूब्स होता है जी, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं आपस में कि आप मेरी ट्यूब्स चेक कर सकती हैं जी। यूट्यूब पे हैं और आप देख सकती हैं। मैं बहुत ही अब्यूजिव भी रहा हूँ, बहुत बड़ा ऑफेंडर रहा हूँ ठीक है। और ट्विटर पे भी जो है कई बार बैन बैन लग चुका है मुझ पर, खैर कोई बात नहीं। और अगर आप फैक्ट चेक करना चाहती हैं मेरे मामलों में तो आप पाकिस्तान आईएसआई में कॉल करके 15 298 पूछ सकती हैं, और भारत में आईबी को कॉल करके 1717 आप पूछ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।